हेलो नमस्कार दोस्तों। देखो हम आपके लिए ईवीएस को कवर करवा रहे हैं। ईवीएस कवर करते करते हम आज आपके छठवें चैप्टर पर आपके पहुंच चुके हैं। तो छठवें चैप्टर पर पहुंच चुके हैं। इससे पहले मैंने जो बाकी के चैप्टर थे 5 उनको इन डिटेल कवर किया है। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है आपकी जलवायु एवं जलवायु परिवर्तन। देखो जलवायु क्या होता है और जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलेगा। ये हमारा जो मेन टॉपिक है, इसके अंदर हमको क्या क्या सीखने को मिलेगा। तो इसके अंदर हमको जलवायु सीखने को मिलेगा, हरित गृह प्रभाव सीखने को मिलेगा कि जो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट होता है वो कैसे काम करता है। वहीं आपके ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिलेगा कि जैसे भूमंडलीय जो तापन है वो क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण है, उसको भी हम जानेंगे। और इनको रोकने के लिए आपके यानी ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए देशों ने आपके क्या प्रयास किए हैं, ये भी हमको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो चलते हैं, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप हमारी सीरीज़ देखते हैं आपको दावे के साथ आपके 30 में से 30 एमसीक्यू सॉल्व हो जाएंगे, चाहे भले वो सीटेट का एग्ज़ाम हो, चाहे भले वो एमपीटेट का एग्ज़ाम हो। मैं अपने बारे में बता दूं कि मेरा नाम है विक्रम, मैं 2 टाइम्स एमपीएसआई क्वालिफाइड हूं। आपको आपके एमपीटेट और सीटेट के लिए तैयारी करवा रहा हूं। तो देखते हैं आज के इस टॉपिक के अंदर हमको क्या क्या मिलता है। तो देखो पहला शब्द मिलता है आपकी जलवायु। देखो जलवायु क्या होती है, इसको ऐसे सरल तरीके से हम तोड़ सकते हैं कि जलवायु जो डिपेंड करती है वो किसी क्षेत्र के आपके तापमान, आर्द्रता, वायुमंडलीय दाब, पवन, वर्षा और अन्य मौसमी तत्वों पर निर्भर करती है। जैसे आप जिस भी शहर में रहते हैं वहाँ की जलवायु किन पर डिपेंड करेगी, तापमान यानी वो उस शहर पर तापमान कितना रहता है। वहीं उस शहर के ऊपर जो वायुमंडल है उसमें आपके आर्द्रता की मात्रा कितनी है। वहीं आपके वायुमंडलीय दाब कितना रहता है। वहीं आपके पवन यानी हवा कैसे चलती है, वर्षा आपके कितनी होती है और अन्य मौसमी तत्व, ये सब डिसाइड करते हैं आपके किसी स्थान की जलवायु। जब हम किसी देश या किसी क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करते हैं तो सामान्यतः 30 वर्षों का आकलन किया जाता है कि पिछले 30 वर्षों में उस स्थान पर कैसी जलवायु रही है। उस स्थान पर जो जलवायु रही है उसी के नाम पर फिर उस देश की या उस राज्य की या उस स्थान की जलवायु हो जाती है। जैसे भारत की जलवायु कैसी है, भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। तो इसका मतलब ये है कि भारत पे बहुत लंबे सालों से अध्ययन किया तब आपके ये जलवायु निकल के आई कि भारत पे जिस तरीके का तापमान, जिस तरीके की आर्द्रता, जिस तरीके का वायुमंडलीय दाब, जिस तरीके की पवन चलती है भारत में, जैसे जैसे वर्षा होती है, तो उस आधार पर भारत की जो जलवायु निकाल दी हमने कैसी, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। ठीक है, तो इस तरीके से जलवायु को निर्धारित किया जाता है किसी देश, क्षेत्र या फिर राज्य की। ठीक है, हो गया। अब चलते हैं आपके कि जैसे आजकल जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जलवायु तो आपने समझ लिया, लेकिन आजकल जलवायु में परिवर्तन हो रहा है। इस जलवायु परिवर्तन के पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं। देखो जलवायु परिवर्तन, देखो ये धरती का बढ़िया सा चित्र है। देखो एक साइड है रंगीन, जब जलवायु परिवर्तन नहीं हुआ था यानी धरती एकदम बढ़िया ग्रीन हरी भरी थी। लेकिन आजकल जो उद्योग वगैरह हैं, धंधे वगैरह हैं और क्या बोलते हैं, ये वाहन वगैरह जो चल रहे हैं जिसमें आपके डीजल और पेट्रोल से चलते हैं, तो वो बल्दे में क्या करते हैं, कार्बन छोड़ते हैं। क्योंकि जो दहनी तो करते हैं, चाहे भले वो कोई वाहन हो या फिर कोई उद्योग हो, क्या करेंगे, कार्बन का दहन करेंगे। दहन करेंगे तो आपके कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में छूटेगा। तो इससे क्या होता है कि धरती आपके गर्म हो गई है, जिससे आपके जलवायु यानी जलवायु में परिवर्तन हो गया है। पहले जलवायु हरा भरा था यानी जलवायु आपकी एकदम बढ़िया था, लेकिन अब आपके ये जो उद्योग धंधों के चलने के कारण जलवायु में बदलाव आ गया है। तो इसी को कहा जा रहा है क्या, क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो आपको क्लाइमेट चेंज समझ में आ गया। ये जो क्लाइमेट चेंज होता है ना, ये जो क्लाइमेट चेंज के आपके जैसे मान के चलो होता क्यों है, इसके प्रमुख कारण कौन कौन से हैं। तो देखिए आजकल जो जीवाश्म ईंधन का जो दहन होता है, जैसे मान के चलो चाहे वो उद्योग हो, फैक्ट्री हो या फिर आपके कोई भी आपके उद्योग हो, चिमनी हो जहाँ पे आपके ये ईंट पकाई जाती है, ईंट का भट्टा हो, तो इससे आपके जलवायु परिवर्तन हो रहा है। क्योंकि इससे कार्बन वायुमंडल में छोड़ा जाता है, तो उससे क्या होता है कि पृथ्वी का वायुमंडल आपके गर्म हो जाता है। तो इससे भी जलवायु परिवर्तन हो रहा है। वनों की कटाई से भी जलवायु परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि अगर जंगलों को या वनों को काट लिए जाएंगे तो वायुमंडल में जो उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड है उसका प्रयोग कौन करेगा, तो वो तो आपकी धरती के वायुमंडल में रहेगी, तो धरती के वायुमंडल को गर्म ही कर देगी। तो यानी धरती आपकी गर्म हो जाएगी। ठीक है,
तो ये भी आपके प्रमुख कारण है। तीसरा जो कारण देखते हैं कि जैसे वाहन है, वाहन में पेट्रोल डीजल इस्तेमाल करते हैं, तो वो जो पेट्रोल डीजल है वो आया कहाँ से? जो आपके जीवाश्म ईंधन है नीचे दबा हुआ है, जो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है ज़मीन के अंदर दबा हुआ है, वहीं से तो आया, उसमें भी कार्बन होता है। तो ये जब वाहन चलेगा तो ये भी आपके कार्बन छोड़ता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। तो इसके कारण भी आपके जलवायु का परिवर्तन होता है। वहीं आपके औद्योगिक गतिविधियों से भी होता है, और कृषि एवं पशुपालन इनसे भी आपके होता है, क्योंकि ये जो कृषि एवं पशुपालन है इनसे भी आपके क्लाइमेट चेंज होता है। वहीं आपके नेक्स्ट देखते हैं इसके प्रभाव क्या होंगे। जब आपके क्लाइमेट चेंज होगा तो इसके प्रभाव क्या होंगे? ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि हो जाएगी, यानी ग्लोबल का मतलब होता है कि पूरी धरती, और वार्मिंग का मतलब होता है गर्म, यानी पूरी धरती ही आपके गर्म हो जाएगी, इसको बोलेंगे ग्लोबल वार्मिंग। सूखा एवं बाढ़ग्रस्त जैसी समस्या हो जाएगी। जैव विविधता को नुकसान होगा, क्योंकि धरती गर्म होने लगेगी तो जीवों की संख्या भी कम होने लगेगी, क्योंकि जीव मरने लगेंगे। वहीं आपके खाद्य सुरक्षा पर संकट आ जाएगा, यानी पेड़ पौधे भी अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। वहीं आपके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा जीवों की। ठीक है, इसका समाधान क्या है? तो क्या समाधान हो सकता है? तो अधिक से अधिक आपके वृक्षारोपण करना चाहिए, वनों का संरक्षण करना चाहिए, ऐसे ईंधन का प्रयोग करना चाहिए जो पर्यावरण को नुकसान ना पहुँचाएँ, जैसे आपके पवन ऊर्जा हुआ और आपके सोलर एनर्जी हुआ, इनका प्रयोग करो जो पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए, यानी ग्रीन एनर्जी का प्रयोग करो। वहीं आपके ऊर्जा का संरक्षण करो, ऊर्जा को फालतू बर्बाद ना करो। वहीं आपके प्रदूषण जो पॉल्यूशन हो रहे हैं उस पर नियंत्रण करो। और एक बढ़िया तरीका है जन जागरूक अभियान चलाया जाए, यानी लोगों को जागरूक कराया जाए कि ऐसा ऐसा करेंगे तो आपके जलवायु परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, अब चलते हैं हरित गृह प्रभाव। अब ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है वो हम जान लेते हैं। जैसे देखो, हमारी धरती गोल है, तो धरती के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहाँ पर आपके सूर्य का प्रकाश बहुत कम पहुँचता है। ठीक है, यानी कर्क और मकर रेखा के बीच को छोड़ने के बाद जो ऊपर के जो देश हैं इस वाले एरिया में और इस वाले एरिया में, तो जो भी देश हैं तो वहाँ पर आपके सूर्य ना ज़्यादा देर के लिए नहीं रहता है, क्योंकि ठंडे इलाके हैं तो लेकिन सूर्य ज़्यादा देर के लिए नहीं रहता। लेकिन ये जो आपके जो पेड़ पौधे हैं इस घर के अंदर, देखो ये पेड़ पौधे हैं, इस घर के अंदर जो पेड़ पौधे हैं इनको तो आपके सूर्य का प्रकाश चाहिए और गर्मी भी चाहिए, क्योंकि सर्दियों में ये ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो अब गर्मी पैदा करने के लिए क्या करेंगे कि सूर्य के प्रकाश को जो आपके जो पन्नी लगी हुई है या फिर कांच लगा हुआ है इसके थ्रू आपके इसको गर्मी दी जाएगी। तो गर्मी जब दी जाएगी तो अंदर आपके गर्मी पैदा हो, यानी गर्मी आपके बढ़ जाएगी, इनकी फोटोसिंथेसिस की क्रिया भी हो जाएगी। और अंदर जब गर्मी बढ़ जाएगी तो अंदर की गर्मी, देखो अंदर की जो गर्मी है, जैसे सूर्य डूब गया तो अंदर की जो गर्मी है, तो उस अंदर की गर्मी से आपके अंदर वाला जो वातावरण है वो गर्म हो जाएगा, एक अलग से वातावरण बन जाता है। जैसे हमारी धरती है तो धरती के चारों ओर आपके कार्बन डाइऑक्साइड का वातावरण है, तो सूर्य जब अस्त हो जाता है तो इस कार्बन डाइऑक्साइड के कारण आपकी धरती गर्म रहती है। ठीक है, तो उसी प्रकार से ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है इसमें आपके जो घर बना होता है इसके अंदर जो पेड़ पौधे वगैरह होते हैं, जो टेम्परेचर आपके बना रहता है, यानी जो बाहर का जो टेम्परेचर मान के चलो आपके 10 डिग्री सेंटीग्रेड चल रहा है, और ये सूर्य की गर्मी के कारण इसका टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है और बाहर के टेम्परेचर से थोड़ा सा आपके ज़्यादा ही रहता है। तो इस कारण से अंदर के पौधे इसमें सर्वाइव कर जाते हैं। ठीक है, या ये कांच का पैनल हो सकता है या फिर आपके पन्नी, यानी पारदर्शी पन्नी हो सकती है। हरित गृह प्रभाव, ये हरित इसीलिए कहते हैं क्योंकि ऊपर से देखोगे ना तो ये हरे पेड़ पौधे अंदर रहते हैं, तो ऊपर से देखोगे तो ये हरे हरे दिखाई देते हैं। और गृह का मतलब घर होता है, यानी हरा घर। ठीक है, तो ये होता है। अब देखो इसमें देखते हैं क्या लिखा है। देखो, ग्रीन हाउस कांच की बनी संरचना होती है, ठंडे प्रदेशों में बहुत कम अवधि के लिए सूर्य का प्रकाश उपलब्ध होता है। इस अवधि में सौर ऊर्जा प्रकाश के रूप में हरित गृह में प्रवेश करती है, यानी जो सौर ऊर्जा है प्रकाश ऊर्जा के रूप में हरित गृह में प्रवेश करती है तथा पेड़ पौधों के द्वारा होने वाले प्रकाश संश्लेषण में सहायक होती है। यह प्रकाश ऊर्जा हरित गृह में प्रवेश करने के बाद वापस नहीं लौट पाती है, क्योंकि वापस लौटेगी क्यों? ये आपके जाल लगा तो है, तो ये जाल उस ऊर्जा को अंदर ही रोक लेता है, क्योंकि कांच पैनल CO2 और धूलकणों आदि के माध्यम से हरित गृह के अंदर ही रोक लिए जाते हैं, जिससे हरित गृह के अंदर आपके तापमान आपके सामान्य बना रहेगा, यानी नॉर्मल बना रहता है, यानी ज़्यादा ठंडक नहीं रहती है और पौधों को अनुकूल वातावरण मिल जाता है। बस हाँ, एक प्रश्न आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे कोई भी सतह
गर्म होती है सूर्य के प्रकाश में, तो उसका कारण होता है अवरक्त विकिरण, यानी जो इंफ्रारेड रेडिएशन होती है, इनके कारण कोई भी सतह आपकी गर्म होती है। ठीक है, ऐसे किसी सतह पर आपके प्रकाश पड़ रहा है तो जो सतह है वो गर्म क्यों हुई है, तो इस अवरक्त विकिरण के कारण आपके गर्म हुई है। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो ग्रीन हाउस गैसें हैं जो आपके धरती के वातावरण को गर्म करती हैं, वो गैसें कौन कौन सी है। तो जिनमें जो मुख्य गैसें हैं वो है आपके कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि आपके 60% उत्तरदायी होती है धरती के वातावरण को गर्म करने के लिए। दूसरी है आपके मीथेन, तीसरी है आपके नाइट्रस ऑक्साइड, चौथा है आपके जलवाष्प, पांचवा है आपके ओजोन, और ये आपके क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये भी आपके धरती के वातावरण को गर्म करने में मदद करते हैं। ठीक है, ओजोन भी मदद करती है, क्योंकि ओजोन आपकी धरती के चारों ओर आपके एक लेयर बनी हुई है, तो धरती से जो आपके गर्मी होती है इसको ये सोख लेती है, ये परत सोख लेगी तो आपकी धरती को आपके गर्म कर देती है। ये उस तरीके से ये जैसे आपके सर्दियों के मौसम में आप कंबल ओढ़ के सोते हैं, तो कंबल जैसे मान के चलो कंबल के अंदर जो गर्माहट आई वो आपके शरीर से आई, यानी आपके शरीर ने कुछ गर्मी छोड़ी, वो कंबल ने आपके रोक ली, और उस रोकने के कारण आपके जैसे कंबल के बाहर देखोगे तो ठंडक होगी, लेकिन कंबल के अंदर देखोगे तो आपके गर्मी रहेगी। क्यों? क्योंकि कंबल ने गर्मी को रोक रखा है। उसी प्रकार से धरती के चारों ओर जो ओजोन परत है वो भी यही करती है। धरती से जो गर्मी छोड़ी जाती है ना, उस गर्मी को आपके ये ओजोन परत रोक लेती है, इसके कारण धरती गर्म रहती है। ठीक है, लेकिन ये देखो धरती का गर्म रहना एक सामान्य स्तर तक ठीक है, लेकिन धरती अगर सामान्य से अधिक गर्म होने लगे तो ये नुकसानदायक हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो इसीलिए आपके ये नुकसानदायक हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं भूमंडलीय तापन। देखो अभी हमने ग्रीन हाउस गैसों के बारे में जाना। ग्रीन हाउस गैसें वो होती हैं जो आपके टेम्परेचर को बढ़ा देती हैं। जैसे आपके इनमें कौन कौन आता है, तो इनमें आपकी जलवाष्प आता है, CO2 आता है, मीथेन आता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड आता है। इन चारों को क्या बोलते हैं हम, ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है, क्योंकि ये धरती के टेम्परेचर को बढ़ा देती हैं। इनमें सबसे ज़्यादा जो उत्तरदायी कारण है वो है आपके 60% आपके CO2 हैं। ये गैसें पृथ्वी के वायुमंडल को सामान्य गर्म रखती है, किंतु जब ग्रीन हाउस गैसों की देखो मात्रा अत्यधिक वायुमंडल में पहुंचती है तो वातावरण में अधिक ऊष्मा अवशोषित होती है और पृथ्वी सामान्य की अपेक्षा अधिक गर्म हो जाती है। परिणाम स्वरूप औसत भूमंडलीय तापन पूरी धरती ही आपके गर्म हो जाएगी। यह प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है, भूमंडलीय तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग कहलाती है। आपको जो ध्यान रखने की बात है, तो प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें जिनमें आपके CO2 वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में आपके उपस्थित ग्रीन हाउस गैस, यही सबसे ज़्यादा आपकी गर्म करती है। वहीं आपके CH4 जो मीथेन है, ये भी आपके ग्रीन हाउस गैस है। ये कहाँ कहाँ मिलेगी, तो ये धानों के खेत में मिलेगी, पशुपालन यानी जहाँ पशुपालन वगैरह होता है वहाँ मिलेंगे, जुगाली करने वाले जो पशु होते हैं, रौथ करते हैं, उससे भी ये निकलती है। उसके बाद जहाँ कचरा पड़ा होता है, सड़ा गला, वहाँ से भी निकलेगी, और जीवाश्म ईंधन से भी उत्सर्जित होती है। वहीं आपकी जो नाइट्रस ऑक्साइड है, ये जो उर्वरक प्रयोग करते हैं हम, फर्टिलाइज़र प्रयोग करते हैं, उनसे आपकी नाइट्रस ऑक्साइड निकलती है, क्योंकि नाइट्रोजन वाला यूरिया हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बन जाती है, नाइट्रस ऑक्साइड। और बायोमास के जलने से भी उत्सर्जित होती है। बायोमास मतलब जो सजीवों का जो वेस्ट पार्ट है, इसको जब जलाओगे तुम, जैसे आपके पेड़ के आपके पत्ते हैं या फिर उसकी टहनियों को जलाओगे, लकड़ी के रूप में जलाओगे, तो उससे भी आपके ये नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जित होती है। नाइट्रस ऑक्साइड को आपके हास्य गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हास्य गैस। इसको कोई सूंघ ले तो हंसी आती रहेगी। वहीं आपकी जो जलवाष्प होती है, ये भी आपके भूमंडलीय तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी होती है। ये भी आपके ग्रीन हाउस में काउंट किया जाता है, क्योंकि जलवाष्प क्या करता है, धरती की गर्मी को सोख लेता है। ठीक है, अब देखो ग्रीन हाउस गैसों के प्रमुख स्रोत, यानी जो ग्रीन हाउस गैसें अब बड़ी कैसे वायुमंडल में, तो देखो जब से औद्योगिक क्रांति आई है, औद्योगिक क्रांति कब आई, 1806 के बाद औद्योगिक क्रांति के आने के बाद आपके ग्रीन हाउस गैसों की जो ग्रीन हाउस गैसों का जो नंबर से संख्या है, जो मात्रा है, वो आपके बढ़ गई है आपके वायुमंडल में। तो देखो जीवाश्म ईंधनों का दहन करोगे तो ग्रीन हाउस गैस निकलेगी, यानी इन्हीं में से आपके कोई निकलेगा, CO2 CH4 नाइट्रस ऑक्साइड में से। वहीं किसी ठोस अपशिष्ट को जलाओगे तो भी आपकी ग्रीन हाउस गैस निकलेंगी। पेड़ एवं लकड़ी के उत्पादों को जलाओगे तो भी ग्रीन हाउस गैस निकलेंगी। वाहनों के उत्सर्जन से, रासायनिक उर्वरकों से, धान के खेतों से भी आपकी मीथेन गैस निकल जाती है, और पशुपालन एवं बायोमास जलाने से भी ग्रीन हाउस गैस निकलती है। तो ये जो ग्रीन हाउस गैस कैसे काम करता है, तो देखो काम ऐसे करती हैं कि जैसे सूर्य से आने वाली जो ऊर्जा का कुछ भाग पृथ्वी द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। जैसे आपके सूर्य आपके गर्मी भेजता है, यानी जो गर्माहट जो भेजती है धरती पे आई, लेकिन सूर्यास्त होने के बाद ये जो गर्माहट है ना वायुमंडल में लौटती है।
वायुमंडल में लौटती है, तो वायुमंडल में लौटने से बचाता कौन है, तो यही जो ग्रीन हाउस गैसें हैं इसको रोक लेते हैं कि ये जो गर्मी है ना वायुमंडल में नहीं जा पाती, मतलब एक परत में रोक लेंगे। तो इस परत में रोकने के कारण ये जो ग्रीन हाउस गैसें हैं इसी में फंस जाएंगी तो आपके धरती के वातावरण को आपके गर्म कर देंगी। पृथ्वी से निकलने वाली ऊष्मा को ये गैसें अवशोषित कर लेती हैं और पुनः पृथ्वी की ओर वापस लौटा देती हैं, जिससे धरती को गर्माहट हो जाती है। अब देखो नोट, केवल CO2 गैस ही, यानी कुछ महत्वपूर्ण जो फैक्ट हैं वो जान लो कि केवल CO2 गैस ही ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए आपके 60% तक उत्तरदायी होती है। यह गैस वातावरण में जीवाश्म ईंधन के दहन, ठोस अपशिष्ट, देखो जीवाश्म ईंधन वो होता है जो धरती में आपके दबे पड़े हैं, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है और आपके डीजल वगैरह, ये सब चीज़ें क्या है ग्रीन हाउस में ही आती हैं, वो जीवाश्म ईंधनों में आती हैं। ठोस अपशिष्ट पेड़ों और लकड़ी के उत्पादों के जलने से प्रवेश करती है। नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O को क्या कहते हैं, हास्य गैस भी कहते हैं। यह गैस वायुमंडल में बायोमास के जलने, नाइट्रोजन उर्वरक के प्रयोग आदि कार्यों से प्रवेश करती है। धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है, मीथेन गैस निकलती है। इसका फॉर्मूला ध्यान रखो CH4। भारत ग्रीन हाउस गैसों का आपके तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, पहले नंबर पर है चाइना और दूसरे पर है USA। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने दी थी, तो वो दी थी जोसेफ फोरियर ने। ठीक है, तो आपको ग्लोबल वार्मिंग समझ में आ गया है पूरा, इसमें आपको कतई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। अब ये देखते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग यानी धरती को गर्म होने से बचाने के लिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय समझौते हुए हैं। तो आपको इन समझौते के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी होना चाहिए कि कौन सा समझौता कब कब हुआ। तो देखो जो मेन समझौते हैं ना वो यही हैं। जैसे मान के चलो, पहला है UNFCC 1992 वाला। 1992 में ये सम्मेलन हुआ था रियो में। रियो एक शहर है ब्राज़ील का। तो रियो सम्मेलन हुआ था, जिसे हम पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। इसमें आपकी जो ग्लोबल वार्मिंग हुई है इसको रोकने के लिए आपके कुछ प्रयास किए गए। अब मान के चलो 1992 में हुआ, लेकिन इसको सही तरीके से आपके उस टाइम पे आपके, जैसे हम शुरुआत नहीं करते किसी चीज़ की, कैसा ऐसा कर लो, देशों से कहा गया कैसा ऐसा कर लो, लेकिन उन्होंने उस स्तर पे काम नहीं किया जिस स्तर से करना चाहिए था। तो इसके बदले में फिर एक और समझौता हुआ था, उसका नाम है क्योटो प्रोटोकॉल, जो कि 1997 में हुआ था। ये आपके ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए कानूनी लक्ष्य था। यानी देखो, शुरुआत हम किसी चीज़ की करते हैं तो उतना कड़ाई नहीं करते हैं, उतना सख्ती नहीं करते हैं, लेकिन दूसरे वाले में हमने सख्ती करी कि धरती अब गर्म हो रही है, अब आपको रोकना पड़ेगा जो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन हो रहा है उसे। ठीक है, तो क्योटो जो शहर है ये किस देश का है, ये जापान का है, ये भी आपसे पूछा जाता है। और ये समझौता किससे संबंधित है, तो ये ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है। आपको बताना है ग्रीन हाउस गैसों से संबंधित है या फिर भूमंडलीय तापन से संबंधित है या फिर ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है। ठीक है, तो ये समझौता कब हुआ, 1997 में। UNFCC ये कब हुआ था, 1992 में, जो जिसे हम क्या कहते हैं, पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं। तीसरा जो समझौता है वो हुआ था आपके पेरिस समझौता 2015। ये भी आपसे पूछा जाएगा कि पेरिस समझौता 2015 का संबंध किससे है, तो ये है आपके ग्लोबल वार्मिंग से। किससे है, आपके वैश्विक तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग से। इसका लक्ष्य क्या था कि वैश्विक तापमान वृद्धि को आपके 2% डिग्री सेल्सियस यानी 2 डिग्री सेल्सियस से काफ़ी नीचे रखने का ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय समझौता किया गया। यानी इसमें आपके जो टेम्परेचर है इसको 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम लाने का लक्ष्य रखा गया था। ठीक है, उसके बाद आपके एक और संस्था है जैसे IPCC, ये जलवायु परिवर्तन पर वैज्ञानिक आकलन और रिपोर्ट जारी करने वाली प्रमुख संस्था है। तो इतना आपको पता होना चाहिए। और ये भी पता होना चाहिए कि जैसे UNFCC का फुल फॉर्म क्या है, तो UNFCC का फुल फॉर्म है द यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशंस ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन। कन्वेंशन का मतलब एक समझौता हुआ था। कब हुआ था, 1992 में हुआ था, पृथ्वी सम्मेलन हुआ था रियो शहर में। ठीक है, अब देखो आपको ये भी पता होना चाहिए जलवायु परिवर्तन के रिजल्ट क्या निकलेंगे, यानी क्या प्रभाव निकलेंगे, परिणाम क्या होंगे। तो देखो, पृथ्वी गर्म हो जाएगी, जलवायु परिवर्तन होगी, यानी ग्लोबल वार्मिंग गैसों की वृद्धि होगी। यानी ग्लोबल वार्मिंग यानी जो ग्रीन हाउस गैसों की वृद्धि होगी तो धरती होगी गर्म, यानी तापमान बढ़ जाएगा। अब तापमान बढ़ेगा तो जो ग्लेशियर हैं हमारे पिघल जाएंगे, जिससे आपके देखा जाए तो कहीं आपके बाढ़ होगी कि कहीं आपके सूखा पड़ जाएगा, ऐसी कंडीशन हो जाएगी। ग्लेशियर पिघलेंगे तो समुद्रों में पानी का स्तर बढ़ जाएगा, पानी का स्तर बढ़ेगा तो आपके ज़मीन आपके डूबने के कगार पर आ जाएगी। अत्यधिक वर्षा होगी कहीं तो कहीं आपके सूखा होगा, और समुद्र स्तर में वृद्धि होगी और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में वृद्धि होगी। तो ये हमारा छोटा सा टॉपिक था जिसमें हमने इन सारी चीज़ों को समझा, जिनमें हमको जलवायु परिवर्तन, अंतर्राष्ट्रीय प्रयास, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये सब जानकारी मिली। इनसे आपको एग्ज़ाम में सवाल ज़रूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।